पर उपस्थित समस्त सम्माननीय पदाधिकारीगण, मेरे पेंशनर साथियों, आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, बहुत कष्ट उठाया है भीषण सर्दी में। हमारा संगठन लगभग 3 वर्ष पूरे पहले शुरुआत हुई थी। आज लगभग इसकी 50 से अधिक शाखाएं कार्य कर रही हैं। विंध्य क्षेत्र में हमारे मिश्रा जी का क्या कहना, इनकी दम पर बहुत सारी शाखाएं निर्मित हुई हैं। अभी मिश्रा जी ने हम लोगों को टीकमगढ़, दमोह, सागर, छतरपुर, हमें कहाँ ले जाके सब जगह की शाखाएं बनवा दी। हमारे जबलपुर में मथारी जी बहुत ही अच्छा संगठन का काम कर रहे हैं। जो भी समस्या आती है सब वो हल करने में बिल्कुल सफल होते हैं। कोई भी बैंक संबंधी काम आता है, मथारा जी तत्काल तत्पर रहते हैं और उनने वहाँ अपने एक ऑफिस भी खोल रखा है। शायद वो कभी हमारे भोपाल में है, अभी कोशिश करेंगे हम भी एक अपना ऑफिस खोल लें। साथियों, किसी को भी संगठन में चलाने के लिए पारदर्शिता और ईमानदारी बहुत जरूरी है। चूंकि हमारा संगठन बिल्कुल पारदर्शिता ईमानदारी से काम कर रहा है, इसलिए मैं इस संगठन से जी जान से जुटा हूँ। मेरे स्तर पर कभी भी कोई कमी नहीं रहती है। जब भी जरूरत पड़ती गुप्ता जी को मैं उनका पूरा साथ देता हूँ। कोई कितने भी लांछन लगाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जो सच्चाई समझता है वो उसका साथ देता है। साथियों, जहाँ तक जुड़ने की बात है, बिखरने के तो लाख बहाने मिल जाते हैं, लेकिन आप आपस में जुड़ने की कोशिश करें। कोई भी अपना पेंशन साथी है तो चैन नहीं, मैं निकल रहा हूँ। इसका कराया गया, जैसे कि गार्गो जी ने बताया कि मुश्किल 7 आदमी जुड़े थे। कई लोगों तो उसमें ऐसा नहीं था कि गार्गो जी से बोला कि यार एक आध आदमी ढूंढो। मैं तो जानता नहीं किसी को, एक को जानता था तो इनने एक आदमी किसी को ढूंढे, किसी ने ढूंढा। मतलब एक दूसरे से हम परिचित भी नहीं थे, लेकिन एक दूसरे के कहने पे हमने 7 आदमी इकट्ठे होकर ये संगठन बनाया। और अब ये बीज जो बोया गया है, ये आप जैसा कि हमारे अवस्थी जी ने बोला कि अगर आपके नियत साफ हो, ईमानदारी हो और काम करने का जज्बा और सेवा भाव हो, तो कोई भी संस्थान फलता फूलता है। और हम लोगों ने पूरी तरह कोशिश की है कि ईमानदारी से ये संगठन चलाएं और पारदर्शिता से चलाएं और काम करके चलाएं। नाम के लिए हम काम नहीं करते, दाम के लिए काम नहीं करते। हम काम करते हैं इसलिए हमको दाम भी मिलता है और नाम भी मिलता है। मैं अगर ये बोलूं कि देखिए क्या है कि बहुत ज़्यादा सब लोग, आप लोग 30-40 साल की सेवा करके आज यहाँ बैठे हुए हैं। आपने दुनिया देखी है, एमपीबी का गोल्डन पीरियड भी देखा है। हमने एमपीबी की नींव रखी है। ईएसटी वाले हमारे जो खासकर लोग हैं, उन लोगों ने जंगल में जा जाके ये जो आज एमपीबी अपना गर्व से सीना तानती है ना कि सबको बिजली दे दी और सब जगह पहुंचा दिया, सरकार जो अपनी छाती ठोकती है, तो इसके पीछे हमारा खून पसीना लगा। जब हमने पूरा, होता क्या है कि वही बोलते हैं ना कि जब खाना पूरा पक जाता है, मेहनत कौन करता है इसके पीछे ये नहीं मालूम। खाना खाने के बाद आदमी डकार लेता है, तो सरकार सिर्फ डकार ले रही है। खाना किसने बनाया है, कैसा है, वो उसकी मेहनत हम लोग जानते हैं। आज जब हम बुढ़ापे में रिटायर हो गए हैं, 30-30, 40-40 साल, बहुत से मेरे लाइन स्टाफ के भाई यहाँ बैठे हैं जो पोल से गिरे हैं, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है। और इसके अलावा जो क्लर्कल कैडर भी कह लो आप, लाइन स्टाफ के अलावा, या ऑपरेटर कह लो, आपको मालूम है कि जरा सी लाइन बंद हो जाती है तो डीसीओ में हमला हो जाता है। गांव वाले घेर लेते हैं, मारते पीटते हैं आपको। सब स्टेशन आप ट्रिप हो गया, बंद हो गई, लाइन फाल्ट हो गई, पूरा गांव घेर लेता है आपको, पूरा शहर घेर लेता है। तो इतने प्रेशर में आदमी ने काम किया है। हमारे लाइन स्टाफ के बहुत से लोग ऐसे हैं जो काम करने में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, कई तो काल के मुंह में समा गए। तो खून पसीना हमारा ऐसा लगा, ये डिपार्टमेंट हमने बनाया। लेकिन हुआ क्या है इसका कि एमपीवी को खत्म करके कंपनियां बना दी गई। कंपनियां बनाने के बाद जो कहते हैं ना कि एक चढ़ाव के बाद जो उतार शुरू होता है, बिल्डिंग की रौनक जब खत्म होती है, खंडहर बनने लगती है। धीरे धीरे उसमें चील कौए और ये सब आके चमगादड़ अपना डेरा लगा लेते हैं। तो इनकी स्थिति यही है कि पूरा निजीकरण के नाम से धीरे धीरे रेगुलर स्टाफ काम कम कर दिया गया है। आपको मालूम है कि 3 क्लास और 4 क्लास की, अब एक भाई साहब ने, हमारे पुरोहित जी ने बात की कि 3 क्लास के एक बाबू कैडर को या एक ऑपरेटर के कैडर को आपने हेल्पर के कैडर के बराबर कर दिया। हेल्पर में बुराई नहीं है, हेल्पर, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने हेल्पर नीचा है और बाबू ऊंचा है।
लेकिन आपने जो एक पे स्ट्रक्चर बनाया था उसको आपने नीचे कर दिया, उसकी योग्यता को नहीं देखा। और मैंने एक चीज और देखी है कि एक कंपनी ITI वाले को 3 क्लास में मानती है, भर्ती की है 3 क्लास में, ऑपरेटर के रूप में भर्ती की है। एक हमारे ट्रांसमिशन ने ITI वाले को तुमने हेल्पर बना के भर्ती किया, सेम योग्यता सेम सब, एक को 3 क्लास मान रहा है, एक को 4 क्लास मान रहे हो। मतलब हर कंपनी अपनी मर्जी चला रही है। हर कंपनी में IAS बैठा दिए गए हैं, हर कंपनी में CHR बैठा हुआ है तो अपर कलेक्टर या किसी रैंक का बैठा हुआ है। ये इसको कहते हैं कि ये सरकारी कंपनियां नहीं है, प्राइवेट कंपनी है, आप लोग सरकारी नौकर नहीं हो। कई बार हमारा इनकम टैक्स काट लेता है, लीव इनकेसमेंट से हमारा इनकम टैक्स काट लिया जाता है, ग्रेजुएटी वगैरह के बहुत से ऐसे नियम ऐसे हैं कि उस समय कह दिया जाता है कि आप सरकारी नहीं हो। लेकिन सरकार ने जितने भी की पोस्ट हैं, आप देख लो जितने CMD बैठे हैं, इसमें जितनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के CMD हैं सब IAS कलेक्टर बैठे हैं, मतलब IAS रैंक के बैठे हैं। जितने अपने सिर्फ ट्रांसमिशन और जनरेशन इसमें बार अपने इंजीनियर कैडर बैठा है। लेकिन बात लंबी हो जाएगी कि हम हमारे एक नाम नहीं बताऊंगा कि एक कंपनी के CMD से मिले, इंजीनियर थे, ये हमारे सरदार जी बैठे हैं, हम लोग मिले तो उसके शब्द थे कि यार गलत जगह में आ गए हो, है आप लड़ाइयों में बारूद बर्बाद कर रहे हो। मतलब वो खुद को लड़ैया बोल रहे हो, वो CMD कि लड़ाइयों में बारूद बर्बाद कर रहे हो। तो हमने कहे, सरदार जी ने कहा कि हम लड़ाइयों को भी मारेंगे और शेर से भी लड़ेंगे। तो स्थिति आ गई है कुल मिला के ये कहने की कि MD लेवल पे भी इंजीनियरों का भी कोई पावर नहीं है। और निजीकरण का विरोध मैं यहाँ मंच से बोलता हूं कि यार हम पेंशनर हैं, हमारी नौकरी तो हो गई, हमें किससे मतलब होना चाहिए। आपके मोहल्ले में 3-4 घरों में आग लगी, 6 कंपनियां समझ लो, 6 कंपनी तो 6 घरों में आग लगी, उसमें एक घर आपका भी है, आप किसका घर पहले बचाओगे? खुद का बचाओगे ना। तो भाई अब आप पेंशनर हो, आपकी पेंशन खतरे में है, आपको महंगाई राहत मिल नहीं रही है टाइम पे, बाकी चीज तो मिलती नहीं है अपने को। 1 महीने हो गए वो कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस का घोषणा किए, अभी तक ऑर्डर नहीं निकले। बाकी तो मांगे इतनी है कि गिनाते गिनाते थक जाओ। 24-25 मांगे तो मैं शिवराज सिंह के जमाने से लिखते आ रहा हूं, अभी भी एजेंडा में वो कायम है। घटाते घटाते हमने 3 मांगे कर दी, 2 मांगे कर दी कि भैया कम से कम ये तो कर दो। कान में जूं नहीं रेंग रही है। कारण यह है कि आप लोगों में एकता नहीं। आप लोगों से यहां तो एकता दिखाई, लेकिन कई ऐसी दुकानें खुली हैं, मैं तो दुकान बोलूंगा उसको, हमारी भी दुकान है, आप ये भी मान लो, लेकिन इस दुकान, हमारी जो दुकान है, इसका जो दुकानदार है वो ईमानदार है, इस दुकान का जो मुनीम है वो ईमानदार है। हम अच्छी क्वालिटी का सामान देते हैं, वाजिब कीमत में देते हैं, मिलावट नहीं करते, बेईमानी नहीं करते, इसलिए हमारी दुकान चल रही है। दूसरों की दुकानदारी में ताला लग गया है, क्योंकि जैसा कि बताया गया, मैं तो चैलेंज करता हूं यार, बार बार बोल चुका हूं, हर मंच पे बोलता हूं कि कोई दूसरी यूनियन का आदमी आके खड़ा हो और बताए कि हमने क्या किया पेंशनरों के लिए। हमारे आज जो उप मुख्यमंत्री महोदय आए, मैं व्यक्तिगत तौर पे, मतलब माफ करना, मैं हितरक्षक संघ में किसी तरह की राजनीति को नहीं चाहता, इसलिए हमने आज तक किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को मंच पे नहीं बुलाए। आप BMS के हो, जनता यूनियन के हो, फेडरेशन के हो, आप भाजपा को वोट देते हो, कांग्रेस को वोट देते हो, किसी को भी वोट देते हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आप क्या करते हो कोई मतलब नहीं है। हमारे हितरक्षक संघ में आप बैठे हो, एक पेंशनर हो, हितरक्षक संघ के सदस्य हो, और इसलिए यहाँ आए हो कि आपकी पेंशन और आपकी महंगाई राहत और आपका स्वास्थ्य, तीनों मुख्य चीजों के लिए आपको गारंटी चाहिए कि भैया ये हमको टाइम पे मिलती रहे। बाकी आपने गांव में देखा होगा कि एक डॉक्टर जिसकी डिग्री का पता नहीं, हर चीज का इलाज करता है। वो आपको BP का इलाज भी कर देगा, बुखार का भी इलाज कर देगा, किडनी का भी कर देगा, डायबिटीज का भी कर देगा। तो कई ऐसी दुकान खुली, आउटसोर्स का भी इलाज कर रहे हैं।
संविदा का भी इलाज कर रहे हैं, जेई का भी इलाज कर रहे हैं, इंजीनियरों का भी इलाज कर रहे हैं, सबका इलाज कर रहे हैं। इलाज किसी का नहीं हो रहा, फायदा किसी का नहीं हो रहा। सबको बुलाते हैं, फीस भी तगड़ी लेते हैं, गुमराह करते हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। और ये जितनी संगठन जिनके इशारा कर रहा हूं, इसमें कोई इंजीनियर बैठा हो तो माफ करना, हर इंजीनियर वैसा नहीं होता, लेकिन कुछ इंजीनियर वैसे होते हैं जो अपनी बादशाहत रिटायरमेंट होने के पहले और रिटायरमेंट होने के बाद दोनों जगह नहीं छोड़ना चाहते। वो आज भी चीफ इंजीनियर हैं, कल भी पोस्ट में थे, चीफ इंजीनियर थे। तो होता यह है कि अंतोगत्वा आपने देखा होगा कि खूब माहौल बनाते हैं, मीटिंग होती है। अभी आपको याद होगा उसमें जब मीटिंग हुई सिर्फ 2 मांगे मानी गई, 4, 5, 6, 1 के बाद आज तक कोई मांगे आप देख लेना कि कोई मांगे नहीं मांगे गई। पिछली मीटिंग जो किसी ने किया, जो सब चीजों का इलाज करने का ठेका लिया हुआ है, उनने जब इसको किया तो 2 मांगे मानी गई। उसमें एक अभियंता संघ की मांगे थी कि उसमें उनका एक कंपनी कैडर में एक जो एसी का जो ग्रेड पे होता है, वो रेगुलर एसी अपने जो थे एमपीवी के समय के, उनकी जो ग्रेड पे होती है वो 8600 अलग कर रहा हूं, कम हो गया था। उसके लिए इन्हें लड़ाई लड़ा के सिर्फ वो मांगे पूरी कराई। तो मतलब सिर्फ कंपनी कैडर के जो एसी रैंक के आदमी हैं, ये एसी रैंक पे पहुंचेंगे, उनकी एक मांग पूरी हुई। एक दूसरी मांग जो पूरी हुई 4 हायर पे स्केल की। आप ये बताओ कि 90% स्टाफ रिटायर हो गया है, बिना प्रमोशन के रिटायर हो गया है। कई मेरे भाई, मैं अपनी बताऊं तो मेरे को 8 साल में एक प्रमोशन मिला, दूसरा प्रमोशन पाने में 26 साल लग गए, तीसरा प्रमोशन हुआ ही नहीं। कई लोग ऐसे बैठे हैं, ये तो किस्मत वाला था, किस्मत वाला था कि 2 प्रमोशन मिल गए। आज कई ऐसे लोग बैठे हैं, ये हमारे डाले जी बैठे हैं, जिस पोस्ट पे भर्ती हुए उसी पोस्ट पे आदमी रिटायर है। ओ ग्रेड 3 पे भर्ती हुए, ओ ग्रेड 3 से रिटायर हुए, ये बैठे हैं। अरे बहुत से लोग हैं यार। मतलब तुमने, और दूसरी चीज मैं फिर वही बोलता हूं, किसी को बुरा ना लगे, इंजीनियरों को क्या किया इन्हें, करंट चार्जर देके नियम के विरुद्ध एक डी को, डी रैंक का आदमी जो ओरिजिनल डी है, एडिशनल चीफ इंजीनियर का चार्ज, मतलब एसई के बाद एडिशनल 2-2 पोस्ट मतलब फार्गो करके उनको ऊपर का चार्ज। करंट चार्ज का खेल चल रहा है, करंट चार्ज का बहुत बड़ा गेम है। मैं उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता, भ्रष्टाचार और उसकी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो किसी पे आक्षेप लगाना मतलब ये है कि अपने मुंह खराब करना है, मालूम तो सबको है। तो इस तरह के मैं कहने का मतलब ये है कि दूसरी मांग जो 4th क्लास की तो हम लोग तो सब रिटायर हो गए, तुम 4th हायर पे स्केल देख क्यों रहे हो? मुट्ठी भर लोग हैं जो मुश्किल से 1000-2000 लोग हैं, तुमने नाम कह दिया कि यार 4th हायर पे स्केल दे रहे हैं हम। मिला किसको? 1000-2000 जो बैठे हैं उन्हीं को मिला, और उसमें भी उन्हें 5 साल की वो लगा दिए कि अगर पिछला हायर पे स्केल है या पिछला प्रमोशन से 5 साल का गैप नहीं होएगा तो आपको 4th हायर पे स्केल नहीं मिलेगा। तो इस तरह का घुमा फिरा के इनने सिर्फ 2 मांगे पूरी कराई। अब समस्या ये है कि शॉर्ट में बताऊंगा, लंबा है, कि एक एक करके थोड़ा सा माफ करना होता है कि पेंशन की गारंटी वाली बात करूं मैं। नियम ये है कि एक नियम ये है कि जब हमारी कंपनियां बनी थी 2005 में कंपनियां बनी, उस समय कंपनी बनने के लिए एक अधिनियम पास हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, विद्युत अधिनियम 2003। इधर विद्युत सुधार अधिनियम पहले बना दिया मध्य प्रदेश ने 2000 में। आप गेम समझना, मध्य प्रदेश सरकार ने विद्युत सुधार अधिनियम 2000 बनाया, उसके 3 साल बाद विद्युत अधिनियम बनाया, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने। मतलब ये इतने स्पीड से भाग रहे थे निजीकरण करने के लिए, कंपनियां बना दी गई 2005 में। लेकिन कंपनी को बनाते समय जो गजट नोटिफिकेशन हुआ, जो फर्स्ट ट्रांसफर स्कीम लागू हुई, गजट नोटिफिकेशन का मतलब यह है कि रूल्स है, नियम है, वो उसको आप मतलब वो नहीं कर सकते, वायलेट नहीं कर सकते, उल्लंघन नहीं कर सकते। इन्होंने उसमें लिखा दिया कि एमपीबी के समय जो आपकी सेवा शर्तें थी और जो नियम थे उसमें किसी तरह का चेंज नहीं होगा, या चेंज करोगे तो फायदे के लिए चेंज करोगे,
नुकसान के लिए चेंज नहीं करोगे। इनने अपने फायदे के लिए चेंज किया, जबकि वो लिखा गया था कर्मचारियों के लिए। समझ रहे हैं आप? कंपनी में जिसको फायदा दिख रहा है वो नियम सब चेंज कर दिए। महंगाई राहत एमपीवी के समय हमको डायरेक्ट मिलती थी, सेंट्रल के ऑर्डर होते थे, हमारे ऑर्डर हो जाते थे, स्टेट वालों के ऑर्डर नहीं होते थे। दिग्विजय सिंह जी के समय का जमाना अगर याद है तो स्टेट वालों के ऑर्डर नहीं होते थे, हमारे टाइम पे ऑर्डर होते थे और हमको महंगाई राहत मिल जाती थी। जब वो नियम को क्यों चेंज किए भाई आपने ये शासन से हमको क्यों जोड़ दिए? धार और 49 की तलवार हमारे ऊपर क्यों लागू कर दी गई? धार और 49 से हमको मतलब ही नहीं है। हमारा पैसा न सरकार देती और न विद्युत कंपनियां अपने जेब से देती हैं। जो भी हमारे ऊपर खर्चा होता, हमारी पेंशन का, हमारी महंगाई राहत का जो भी पैसा खर्च होता है, ये आप विद्युत बिल में जोड़ के उपभोक्ताओं से वसूल कर लेते हो। हम बिजली बिल दे रहे हैं तो अपनी पेंशन का कुछ खर्च, अपनी महंगाई राहत का खर्च हम भी खुद भी दे रहे हैं, बिजली बिल में जोड़ा है। तो जब पैसा आपने बिजली बिल में जोड़ के आप कंपनियां ले रही हैं, तो वो पैसा आप पेंशनरों को लौटा क्यों नहीं रहे? कंपनी हमारे नाम से पैसा लेके अब पैसा खा रही है। इसके लिए हमने केस लगाया था। बताया गया कि सितंबर 22 की पेंशन जब रुक गई थी, हड़ताल किए थे हम लोगों ने, जब आदमी घर से निकला था। इसके बाद पेंशनर यूनियन थी जरूर, लेकिन कभी जरूरत भी नहीं पड़ी, कोई ध्यान भी नहीं देता था। 2022 में जो सितंबर 22 में हमने भी गोविंदपुरा में आंदोलन किया था, इसके बाद उसमें हमने केस भी लगाया था विद्युत नियामक आयोग में, विद्युत हितरक्षक संघ। मैंने खुद केस लगाया था, पूरा केस मैंने लड़ा था। उसमें जाके इन्हें एफिडेविट दिया है कंपनी ने कि आगे से गलती नहीं होगी। उसमें पेनाल्टी मांगा था मैंने कि इनको दंडित करो। इनने पेंशन देने में डिफॉल्ट किया है, चूक किया है, हमारे नियम का उल्लंघन किया है, इसके लिए इनको ऊपर दंडित किया जाए। मेरे पास कई फोन आए थे, दबाव भी आया था, प्रेशर, दुनिया भर की चीजें थी कि यार आप दंड मत करो। है हमारे जो अधिकारी एक समय रहे थे, वो हमसे उल्टा बोल रहे थे कि यार सर ऐसा मत कीजिए। मतलब जिनको हम सर बोल रहे थे उनको हमको सर बोलना पड़ा। ये हमारे संगठन की ताकत है। हमने कहा आप नियामक आयोग में लिख के दे दो कि आगे से पेंशन हम टाइम पे देंगे। इनने एफिडेविट दिया, रिकॉर्ड में निकलवा के देख सकता है कोई। 90 पिटीशन नंबर 90/222 2022, इसका ऑर्डर निकाल के देख लेना। जो ये आक्षेप लगाते हैं ना, तो मैं तो बोलता हूं कि निकालो ऑर्डर, पढ़ो किसने क्या किया है। तो इसके कारण पेंशन हमको टाइम पे मिल रही है। लेकिन ये टेम्परेरी रिलीफ है। बुखार हुआ, आपको एक पैरासीटामोल की गोली दे दी गई तो बुखार उतर गया, लेकिन बीमारी जड़ से खत्म नहीं हुई, क्योंकि निजीकरण होने वाला है। ट्रांसमिशन कंपनी के आरओ बंद हो गए हैं, डिवीजन बंद नहीं हुए, क्योंकि उसमें इंजीनियर बैठे हैं। इंजीनियरों को भी तो भाई डी बनाना है, उनको एसी बनाना है, करंट चार्ज देना है, तो एक एक दो सब स्टेशन पे आप देखना डिवीजन बन गए, एक एक तहसील में डिवीजन बना है। लेकिन आरओ बंद किए जा रहे हैं, बहुत सी चीजें अभी अब वो नाम फिर वो राजनीति में चला जाएगा। लेकिन अपना आधा ट्रांसमिशन कंपनी एक व्यापारी के हाथ में पूरी दे दी गई है। 30 साल की लीज पे पूरा सब स्टेशन मेंटेनेंस सहित, पूरा नए लाइन बनाने सहित सब पूरा दे दिया गया है, और आधे की भी तैयारी चल रही है। तो ट्रांसमिशन कंपनी का काम समेटा जा रहा है। हमारे भोपाल का आरओ बंद हो गया है। तो निजीकरण, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि निजीकरण धीरे धीरे लीलते जा रहा है। आपको अजगर लीलता है ना, एकदम से नहीं लीलता कि झपट्टा मारा और अंदर कर लिया, धीरे 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 धीरे। तो ये अजगर चल रहा है निजीकरण का। तो हमारी पेंशन खतरे में तो है, अभी टाइम पे मिल रही है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आगे टाइम पे मिले। इसलिए हमने जो पहली मांग रखी उप मुख्यमंत्री जी के सामने, समय कम था इसलिए हमको बताने का मौका नहीं मिला, लेकिन यह है कि उनके हाथ में बात पहुंच गई है और हम कोशिश करेंगे कि आगे बात उन तक डिटेल में पहुंचाएं। एक कमेटी हमने उसमें लिखा है कि आप ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाइए, जो हम लोगों की बात सुने, हम उनको समझाएंगे कि भाई ऐसा ऐसा किया। और पेंशन की गारंटी देने में मैं क्या हो, एक चीज और बतला देता हूँ कि एक नियम और बनाया गया कि पेंशनरों को पेंशन देने के लिए आप फंड, मतलब पेंशन ट्रस्ट बनाओगे और पेंशन ट्रस्ट में पैसा जमा करोगे। अब एक मजे की बात सुनना, नियम बना 2005 में कि पेंशन ट्रस्ट बन के उसमें पैसा जमा करिए आप। 2012 तक इनने पेंशन ट्रस्ट बनाया ही नहीं, 7 साल तक पेंशन ट्रस्ट नहीं बना। फिर एक जिसने जो काम किया, अभियंता संघ गया, उनने केस लगाया
कि भाई ये पेंशन ट्रस्ट का क्या हो रहा है, क्योंकि उनका भी इंटरेस्ट था कि भाई पेंशन ट्रस्ट नहीं होगी, पेंशन कल को रिटायर होगी तो पेंशन मिलेगी कहां से। तो उस समय 2012 में फिर विद्युत नियामक आयोग ने नियम बनाए पेंशन ट्रस्ट के। 2012 में नियम बनाए, 2018 तक पैसा जमा नहीं हुआ। 2018 के बाद जब हंगामा मचा, कई लोग चिल्लाए, उमा भारती जी जब मुख्यमंत्री बनी थी कुछ समय, तब कुछ 50 करोड़ रुपए पहली बार पेंशन ट्रस्ट में जमा किए गए। और अभी जब हम लोगों ने केस लगाया, इसके बाद 210 करोड़ रुपए महीने, 70 करोड़ रुपए एक कंपनी एक साल में जमा करेगी। तीन ही कंपनी जमा करती है, ना जनरेशन करती है ना ट्रांसमिशन करती है। 210 करोड़ रुपए तीनों कंपनी मिला के साल में जमा करते हैं। मैंने विद्युत नियामक आयोग में पिटीशन लगा के ये पूछा था कि भाई पेंशन ट्रस्ट में कितने पैसे की जरूरत है, कितने पैसा जमा होना चाहिए जब हम सब पेंशनर के पूरे बोर्ड एम्प्लॉय जब रिटायर हो जाएंगे या जो रिटायर हो गए हैं, इनको पेंशन देने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत है, ये तो बताओ। पेंशन ट्रस्ट में पैसा आपने 210 करोड़ रुपए साल का जमा करने को बोला है। एक महीने की पेंशन 300 करोड़ रुपए लगभग है। पेंशनरों पे जो पेंशन देते हैं उसका एक महीने का खर्चा 300 करोड़ रुपए। ये हमारे मथारू जी बैठे हैं, एक बहुत बड़ा अधिकारी मतलब कह लो आप, अनऑफिशियल अनौपचारिक रूप से नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनने ये बोला कि भाई आप लोग लड़ो तो सिर्फ पेंशन के लिए लड़ो, क्योंकि आज ये जो 150 करोड़ से 200 करोड़ से 300 करोड़ तक आपकी पेंशन का खर्चा पहुंच गया है, ये शीघ्र ही 500 करोड़ रुपए महीने का खर्चा पहुंचने वाला है। और आपका पैसा कितना जमा हो रहा है? 210 करोड़ रुपए साल के। तो इसके लिए लड़ो। हमने पूछा कि कितना पैसा लगना है, इनने प्राइवेट कंपनी से, बॉम्बे की कंपनी से सर्वे कराया, पूरा इनने ऑफिशियल सर्वे कराया, क्योंकि नियामक आयोग ने रिपोर्ट मांगी थी। एक ही मांग के लिए बोला था, आप लोग सिंगल मांग के लगो कि ट्रेजरी से पेमेंट। हाँ वही बता रहा कि तो इनने, हमने जानकारी मांगी, इनने सर्वे, नियामक आयोग ने हमारे पिटीशन पे इनको ऑर्डर दिया कि आप हमको जानकारी दीजिए कि कितनी मतलब आपको पैसे की जरूरत है। कितने पैसे की जरूरत बताई गई मालूम आपको? 55,000 करोड़। पेंशन ट्रस्ट में का सीधा गणित है, सीधा गणित है। मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त में समझाऊंगा कि अगर आपको पेंशन देना है, एक एवरेज मान लो आप, किसी को 70,000 मिल रही है, किसी को 80,000 मिल रही है, किसी को 30 मिल रही है, किसी को 20 मिल रही है, एवरेज बीच का मान लो 50,000 रुपये अपने को पेंशन का एक आदमी को देना है। अब 50,000 देना है महीने का, कितना पैसा आप एफडी करोगे बैंक में कि आपका 50,000 रुपये महीने की इंटरेस्ट मिल जाए? तो आप हिसाब लगाओगे तो एक व्यक्ति के लिए 1 करोड़ रुपए अगर आप जमा करोगे, एक व्यक्ति के लिए 1 करोड़ रुपए की आप एफडी जमा करोगे तो उसका ब्याज मिलेगा लगभग मतलब 7% या 6% आप ब्याज समझ लो, तो आपकी पेंशन का 50,000 रुपए निकलेगा। इसलिए 55,000 पेंशनरों के लिए 55,000 करोड़, और जो अभी रिटायर 10-15 हजार जो बचे हैं उनका भी 1-1 करोड़ रुपए जोड़ लो तो कितना हो गया? 70,000 करोड़ रुपए। आप जमा कितना करा रहे हो? 210 करोड़ रुपए साल के। 200 साल लग जाएंगे, 70,000 करोड़ रुपए जमा होने वाला नहीं। मतलब इस तरह से हमको मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमने कहा कि 2016 से उत्तर प्रदेश में योगी बाबा, इन्हीं की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, योगी बाबा ने 2000 साल से वहां पेंशन की गारंटी देके वहां के पेंशनरों को ट्रेजरी से पेमेंट कर दिया। मतलब सरकारी पेंशनर एक हिसाब से मान लिया, हमसे ज्यादा पेंशनर, हम यहाँ 55,000 बोल रहे हैं, वहां उस समय 70,000 पेंशनर थे। हमसे बड़ा प्रदेश, वहां उन्होंने 2016 से शासकीय योजना लागू कर दी, गारंटी पेंशन की दे दी, और ट्रेजरी से उनको सरकार से पेमेंट होता है। यहाँ सिर पटक पटक के ठग गए हम शिवराज सिंह जी के जमाने से। अरे मैं क्या बताऊं कितने लोगों को हमने क्या क्या नहीं समझाया। उत्तर प्रदेश सरकार का अभी भी लगा है, अभी भी मेरे पास ज्ञापन में लगा के दिया हूं माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को कि कुछ मत करो आप। संजय दुबे जो हमारे अपर सचिव थे, ऊर्जा सचिव, उनसे मैंने बोला
शिवराज सिंह जी से बोला कि भाई आप सिर्फ एक मांग कर दो हमारी, बाद में हम देखते रहेंगे। जैसे वो शुक्ला जी ने बोला ना कि अच्छा हुआ कि 2-3 मांगे आपने, तो हमने बोला कि आप बाकी सब छोड़ो, बाकी के लिए देखते रहेंगे, आप इसको गारंटी दे दो। और उनको समझाया भी मैंने कि भाई इसमें सरकार का नुकसान नहीं है, सरकार का फायदा है। सरकार के 70,000 करोड़ रुपए बचेंगे। कंपनी सरकारी, आप भले बोलो कि विद्युत कंपनियां सरकारी कंपनियां हैं, जब सरकारी कंपनियां मानते हो तो सरकार, अभी भी क्या होता है, पूरा फंड मैनेजमेंट यहां से होता है, इनके कोई पावर नहीं है। 5 करोड़ रुपए से ऊपर जो भी पेमेंट होता है यहाँ वित्त मंत्री से जब तक मंजूरी नहीं मिलती, जब तक इनका कोई पेमेंट नहीं होता। तो पूरी तरह सरकार कंट्रोल कर रही है, सरकार का फंड मैनेजमेंट चल रहा है। तो आप अपने 70,000 करोड़ रुपए बचाओ ना, पेंशन ट्रस्ट में जमा मत करो। हम पूछेंगे भी नहीं कि पेंशन ट्रस्ट में कितने पैसे जमा हुए हैं। ट्रस्ट में पैसा जमा मत करो, हमको सरकार की गारंटी दे दो आप। विद्युत कंपनियां पैसा, कोई पेमेंट होता रहे, और अगर जिस महीने विद्युत कंपनियां पैसा देने में फेल हो जाएं तो सरकार अपनी जेब से भर दे और बाद में विद्युत कंपनी से वसूल कर ले। तो ये चीज सरकार समझ रही नहीं है। महंगाई राहत का तो हमने कोर्ट केस लगा दिया भाई। लोग बाग हमको बड़ा बदनाम करते हैं कि यार ये तो कोर्ट का उसमें पैसा खा रहे हैं, कोर्ट केस लगाते रहते हैं, कोर्ट केस के नाम से चंदा वसूली चल रही है। तुम बिना चंदा के जिंदा हो क्या? अपनी जेब से संगठन चला रहे हो क्या? कौन माई का लाल है कि अपने जेब से मतलब आप चला रहे हो? चंदा तो वो भी कर रहे हैं, हम तो एक एक चंदे की रसीद देते हैं। पूरा चंदा जो भी है ज्यादातर कोशिश करते हैं कि भाई बैंक अकाउंट में जमा करो। चंदे का हिसाब इसमें ये सीए की ऑडिट रिपोर्ट, ये किताब हमने छपवाए हैं, अभी बटे की शाखाओं को देंगे हम। इस शाखा में पूरा इसमें पारदर्शिता है, हमने क्या क्या किया है, कितने कोर्ट केस लगाए हैं, क्या खर्च हुआ है, सीए से ऑडिट वाली रिपोर्ट, हमारे क्या उद्देश्य हैं, हमने 3 साल में क्या क्या किया, ये किताब में सब है। पूरी शाखा के लोगों के चित्र हैं इसमें। ये शाखाओं को अभी किताब दी जाएगी, इसको पढ़ लें दूसरे संगठन वाले, और शर्म आए तो थोड़ा शर्मा जाए। पूरी पारदर्शिता है, कोई हिसाब में गड़बड़ी मतलब हरामखोरी का तो कम कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। दूसरे लोग बिना रसीद के चंदा काटते हैं, पूरा खेल बिना रसीद के चलता है इनका। हमारे गार्गव जी हैं, इनके परिचित एक सीए साहब के पास हम अपने अकाउंट लेके गए, उन्हें अकाउंट देखा, और आप लोगों ने पैसा भी कोर्ट केस के बहाने या किसी बहाने हमको पैसा दिया, तो पैसा भी हमारे पास आया। सीए का ऑडिट कराने के लिए हमने वहां दिए, उनने हिसाब किताब देखा, अरे यार बोले इतना पैसा दूसरे संगठन के लोग तो कभी कोई ऑडिट कराते नहीं है, आप भी। हमने कहा वैसा काम नहीं करते कि बिना रसीद के कोई पैसा डायरेक्ट ले रहे हैं ऊपर ही ऊपर। हर 2-3 महीने में दूसरों के अधिवेशन होते हैं, 100-150 लोग इकट्ठे होते हैं, चंदा करते हैं 500-500 रुपए, ऊपर ही ऊपर रजिस्टर में लिखे चंदा किया, क्या हुआ कुछ नहीं, उसका कोई हिसाब नहीं। मतलब लाखों करोड़ों रुपए का हेर फेर चल रही है, लेकिन हिसाब वो देते नहीं है, सीए से ऑडिट कराते नहीं है। कोई उनके बैंक अकाउंट भी ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट खोल के बोले कि यार बैंक अकाउंट में पैसा जमा करो। हमने पूरी ईमानदारी से संगठन चलाया है, आपके नाम से, इनको मालूम है भोपाल शाखा के नाम से। हमने भोपाल शाखा में यहाँ के बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए की एफडी की है। पैसा अशोक गुप्ता का नहीं है, पैसा किसी का नहीं है, संगठन के नाम से पैसा जमा है। आज गुप्ता नहीं रहेगा, मिश्रा जी नहीं रहेंगे, आज डाले जी नहीं रहेंगे, गार्गव जी नहीं रहेंगे, संगठन के पास वो पैसा रहेगा। बस एक शर्त है आप लोगों से, एक निवेदन है कि किसी हरामखोर के हाथ में ये पैसा नहीं पड़ने देंगे। कोशिश की गई थी इस पैसे को खाने की, यहाँ के भोपाल शाखा के लोगों को मालूम है, निकाल दिया था हमने। बोले तुम्हारा संगठन बैठ जाएगा, तुम्हारी भोपाल शाखा बैठ जाएगी। हमने कहा बैठ जाए, खत्म हो जाए, तुमको तो पैसा खाने नहीं देंगे, ना हम खाएंगे, जो बोलते हैं ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वही हमारे इधर भी लागू है कि ना खुद खाऊंगा ना तुमको खाने दूंगा। निकाल दिया। एक बड़ी शाखा छिंदवाड़ा की पूरी शाखा मैंने बर्खास्त कर दी। छिंदवाड़ा में मैं 20 साल रहा हूं, शाखा बनाई गई थी, लेकिन वहां शाखा की जब गतिविधियां देखी, पूरी शाखा बर्खास्त कर दी, पूरा बैंक अकाउंट सीज करा दिया। कारण यह है कि मैं प्रोफेशनल धंधेबाज नहीं हूं, यूनियन चलाना मेरा काम नहीं है। मैं बोल भी चुका हूं कि यार अब बहुत हो गई, मैंने कभी नहीं सोचा था इतनी यूनियन बढ़ जाएगी, अब मेरे से नहीं संभलता, मेरे को मुक्त करो। सवाल यह है इस बात का
कि ये दायित्व जब ले लिया है, आप लोगों का जब विश्वास बढ़ गया, तो जब तक हिम्मत होगी, जब तक जान होगी, आप लोगों की सेवा हम सब लोग मिलके करते रहेंगे। तो मुख्य मांगे ये हो गई। हेल्थ इंश्योरेंस का ऑर्डर हम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और देखो एक चीज मैं बोलता हूँ, अभी निजीकरण के नाम से अभी मेरे ख्याल से कल या परसों इन लोगों ने आंदोलन कुछ किया था। गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी बनाती है, किसी में दम नहीं है कि वो पॉलिसी रुकवा दे, और खासकर आजकल की सरकारों ने किसी की नहीं सुन रहे वो भाई। आप कुछ भी करते रहो, कितने बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, कुछ नहीं होता, उनको तुम करते रहो, मरते रहो। आप निजीकरण को बंद नहीं कर सकते, ये कटु सत्य है। कुछ भी कर लो, आप निजीकरण को बंद नहीं कर सकते, लेकिन अपनी पेंशन सुरक्षित तो करवा सकते हो। उसके लिए लड़ो, आप पेंशन को सुरक्षित कराने के लिए लड़ो। और पहले जैसा बोल रहा ना कि अपना घर बचाओ यार। अपने घर में आग लगी है, जब अपने घर की आग बुझ जाएगी, जब दूसरों के लिए भी लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि स्वार्थी हैं, हमारे घर के आग बुझाते बुझाते हम दूसरों के घर को ही आग बुझाएंगे, लेकिन अपना घर छोड़ के और दूसरों की आग बुझाते रहें, इतने बेअकल तो हम नहीं हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम हितरक्षक संघ आप लोगों के लिए जी जान से संघर्ष कर रहे हैं। 3 साल के अंदर आज सबसे बड़ा संगठन है, लोग बाग 25 साल पुराना संगठन है हमारा, तो इतनी शाखाएं हैं हमारी, तो तुमको पका पकाया मिला है थाली में। मैंने संगठन, हमारे मित्रों ने संगठन ये हमने खुद खड़ा किया है, किसी की बपौती से नहीं मिला हमको, और आप लोगों का सहयोग मिला है, आप लोगों का समर्थन मिला है, आर्थिक रूप से भी मिला है, और यहाँ के बैठ के भी मिला है। इसलिए संगठन आज आपका प्रमुख संगठन है। बहुत से लोग टांग खींचते हैं, अभी भी रोक रहे थे कि मत जाइए, आप अधिवेशन में मत जाइए। आज मेरे को पता चला कि हमारी टांग इतनी अंगद सी मजबूत हो गई है कि रावण भी अगर आ जाए ना तो सर झुकाएगा और बिना हमारे टांग को हिला नहीं पाएगा। तो कोई कितना बड़ा तुर्रम खां और बड़ा संगठन हो जाए और ताकत लगा दे, हम उससे लड़ना नहीं चाहते। हमारी लड़ाई तो शासन प्रशासन से है कि हमारी मांगे वो मांगे, लेकिन अगर आप हमसे लड़ना चाहते हो, संगठन से लड़ना चाहता है, तो उसके लिए भी तैयार। अभी तक जहां हम शाखा नहीं बनाए थे, हम भाईचारा निभा रहे थे कि यार इंदौर क्षेत्र में हम शाखा नहीं बनाएंगे, चलो सोमानी जी अपना चला रहे हैं। ग्वालियर क्षेत्र में नहीं बनाएंगे, चलो वो जायसवाल जी अपनी चला रहे हैं, क्यों अपन जबरदस्ती वहां डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपना अपना चलाओ। लेकिन जब इस तरह की हरकतें की जाएंगी तो छाती ठोंक के मैं बोलता हूं कि शाखाएं वहां भी बनाई जाएंगी। 25 शाखाएं बन गई हैं, 25 शाखाएं बन गई। तो इसका कारण यह है कि आपने हमारे काम पे विश्वास किया और हमको आज एक नया हौसला। मेरे को तो मतलब आप लोगों को देख के मतलब दिल भर आया था कि यार मैंने व्यवस्था जितना सोचा था, जो किया था, उससे ज्यादा संख्या में लोग आए थे। नहीं तो जब ये अपन कोई आंदोलन कर रहे थे, मैंने जब इसको करने की सोचा था तो कहा गया था कि यार तुम काय के लिए, बोले लोग बाग तो आते नहीं है, आएंगे नहीं, तुम काय के लिए कर रहे हो। मैंने कहा नहीं करना है, साल में एक बार हम करते हैं तो करेंगे। आज आप लोगों ने दिखा दिया, आज आप लोग जो हमारे साथ में खड़े हुए हो, ये एक मिसाल बन गया है। आज तक इतना बड़ा पेंशनरों का, आज तक इतना बड़ा आंदोलन या इतना बड़ा प्रदर्शन या कह लो आप इतनी बड़ी गैदरिंग कभी नहीं हुई। तो ये एक मिसाल बनेगा और दूसरों की थोड़ी भी शर्म हो तो अपना घर में चुपचाप बैठे या कम से कम हमसे तो पहलवानी ना करें। गुप्ता जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों बहुत लंबा समय लूंगा नहीं, आप लोग बहुत सुबह से आए हैं, थोड़ी अव्यवस्था में गड़बड़ी हुई है तो मैं आप लोगों से बढ़िया होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। कैसा कि देखिए जैसे मैंने बोला था कि चतुर्थ वेतनमान का अभी क्या हुआ है कि सरकार ने यह मान लिया, मतलब हायर पे स्केल का मतलब यह होता है कि अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा तो आपको उसकी जगह हायर पे स्केल दे देते हैं, है ना। तो हायर पे स्केल का पुराना नियम यह था कि 9 साल या 18 साल या 18 इसलिए लगाए थे कि अपन लोगों की सर्विस कई बार
कई लोगों की 12 साल हो गई थी, कई लोगों की उस समय जब हायर पे स्केल के नियम लागू थे, तो उनको भी कवर करने के लिए 9 या 18 साल करके फर्स्ट ऑप्शन देते थे। इसके बाद 25 साल करके सेकंड ऑप्शन देते थे। मतलब ये 9 साल या 18 साल आपकी सर्विस हो गई तो आप फर्स्ट ऑप्शन लेके एक वेतनमान ऊपर, यानी ALM हो तो लाइनमैन का ले लो, है ना, और लाइनमैन हो तो लाइन इंस्पेक्टर का ले लो, ओ ग्रेड थर्ड हो तो ओ ग्रेड सेकंड का ले लो, इस तरह एक ऊपर का वेतनमान फर्स्ट ऑप्शन में ले लो। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में 25 साल वाला, यानी 25 साल की सर्विस अगर हो गई तो आप उससे ऊपर वाला ले लो, लाइन सुपरवाइजर का ले लो, टेस्टिंग सुपरवाइजर का ले लो, सेक्शन ऑफिसर का ले लो। इस तरह से उन्होंने बनाए थे। हुआ ये थर्ड, अभी एक और थर्ड हायर पे स्केल लागू कर दिया गया था आपको 30 साल का, कुछ लोगों को मिला भी होगा, 30 साल वाला थर्ड हायर पे स्केल मिला, तो उनमें एक कंडीशन डाल दी गई, थर्ड हायर पे स्केल में एक कंडीशन डाल दी गई कि या तो 3 कब मिलेगा कि एक भी प्रमोशन नहीं हुआ हो तो 3 मिल जाएंगे आपको। जैसे हमारे डाले जी बैठे हैं कि एक भी प्रमोशन नहीं हुआ तो इनको ओ ग्रेड थर्ड से ओ ग्रेड सेकंड का मिल गया, फिर सेकंड ओ ग्रेड फर्स्ट का मिल गया, इसके बाद एसओ का मिल गया। मतलब 3 हायर पे स्केल इनको एसओ का दे दिए। लेकिन अगर आपका प्रमोशन हो गया है तो वो प्रमोशन भी गिना जाएगा। मतलब कुल मिला के सेक्शन ऑफिसर की या टेस्टिंग सुपरवाइजर की ग्रेड पे अपन सब लोग 3 क्लास 4 क्लास एम्प्लॉय जो बैठे हैं, एक हिसाब से अपन बता रहे हैं, तो 4400 ग्रेड पे जो ज्यादा फेमस थी उससे ज्यादा आपको हायर पे स्केल नहीं मिलेगा। 30 साल का हो गया ये, 30 साल के बाद अभी इनने 35 साल का लागू कर दिए। मतलब सरकार कुल मिला के ये मान रही है कि 9 साल में पहला प्रमोशन, 18 साल में दूसरा प्रमोशन, है ना, 25 साल वाला छोड़ दो, 25 साल मतलब ये तो 18-25 के हिसाब से, 30 साल में तीसरा, 35 साल में चौथा। तो हम लोग सब 35 साल के, 36 साल के, 37 साल के सर्विस कर करके रिटायर हुए। और हमारे प्रमोशन, जैसे प्रमोशन की बात निकाला था मैंने कि भाई बिना प्रमोशन के रिटायर हो गए, इतना लेट प्रमोशन हुआ। अगर इसका कारण क्या था कि हमारे प्रमोशन क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? हमारे प्रमोशन इसलिए नहीं हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश निकाला था, आपको याद होगा, कि एक उत्तर प्रदेश की पदोन्नति नियम इन्हें रद्द कर दिया था। वहां पर डिमोशन भी हुए थे, मायावती, काफी पुरानी बात है। तो उस समय इन्हें एक ऑर्डर निकाल दिया था कि उसके कारण प्रमोशन रुक गए थे। पदोन्नति पे आरक्षण के कारण उन्हें आदेश निकाल दिया था कि पदोन्नति पे आरक्षण अवैधानिक है, उसके कारण प्रमोशन रुक गए थे। इसके बाद 2016 में मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम इनका जो 2000 सन का था, हाई कोर्ट के मध्य प्रदेश ने इस पे रोक लगा दी कि आपका ये पदोन्नति नियम है, ये ठीक नहीं है, इसलिए इसको रद्द किया जाता है। ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। फिर सरकार का खेल कैसे शुरू होता है आप इस चीज को समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं रोक नहीं लगाई कि आप पदोन्नति ना करो। अभी भी क्लैरिफिकेशन हुआ, अभी एक हफ्ते पहले क्लैरिफिकेशन आया, पेपर में पढ़े होंगे कि हमने कभी रोक नहीं लगाई कि आप प्रमोशन मत करो। आप प्रमोशन करो, लेकिन उसके लिए डाटा बनाओ। आपके पास ये डाटा होना चाहिए कि भैया इस कास्ट का आदमी है तो कितने आदमी आपके काम कर रहे हैं, कितने आदमी आपके अभी सेवा में हैं, और कितने वैकेंसी इनके नाम की अभी बाकी है। मतलब डाटा जो कुल मिला के कलेक्ट करो, और डाटा कलेक्ट करने के बाद आप पदोन्नति दो। तो ये डाटा तो इनने कई साल हो गए अभी तक कलेक्ट इनने किया नहीं, और उस बहाने इनने मतलब पदोन्नति पे रोक लगाई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पदोन्नति हम लोगों को नहीं मिल पाई, जो पदोन्नति हमको नहीं मिल पाई, इसमें हमारा दोष तो था नहीं। इसमें दोष किसका है? सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर का, जिसके कारण हमारी पदोन्नति रोकी गई। दूसरी जो अभी चौथा 35 ये है, दूसरी भी हमारी इसलिए रुकी कि मध्य प्रदेश सरकार का पदोन्नति नियम लागू, तो कोर्ट केस के आदेशों के कारण और सरकार द्वारा उन कोर्ट केस के गलत नीतियों की व्याख्याओं के कारण ये हमारी पदोन्नति जब रोकी गई है। तो हम तो ये बोल रहे हैं कि जब 2016 से पदोन्नति रुकी, अगर ये पदोन्नति का ऑर्डर हाई कोर्ट से नहीं होता तो हमको पदोन्नति हो गई होती। तो जब पदोन्नति हो गई होती, हमने भी 35 साल की सेवा पूरी कर ली है, तो हमको 2000 ये पदोन्नति का जो आदेश है ये 2016 से लागू करो। 2023 से जो लागू किया आपने जुलाई 23 से, इसकी जगह 1 जनवरी 2016 से लागू करो, जब से हाई कोर्ट ने आपकी पदोन्नति नियम रद्द किया। हाँ ठीक है ना। तो भाई साहब थोड़ा सा आप सब लोग रुकिएगा, 5 बजे तक आप लोग समय अवश्य दीजिएगा। कारण ये है कि हमारे बीच में सारंग जी के इधर से मैसेज आया है कि वो 5 बजे तक
यहाँ आएंगे तो आप लोगों से गुजारिश है। अशोक साहब हाँ। ट्रेन वगैरह है, ट्रेन ये स्मारिका है या नहीं? सर थोड़ा इधर आ जाइए। एक मिनट। नोट कराते जाएगा और हम यहाँ काउंटर खोल देंगे तो किताब और मूवमेंट एक एक करके यहाँ शाखा वालों को बुलाया जाएगा, वे आएंगे, उनको किताब और मूवमेंट दिया जाएगा थैले में रख के। और तब तक के लिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखिए हमारी जो एक चीज और है कि मैं अब थोड़ा सा और मतलब ये अपने जो हमको करना है वो आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सब लोगों का अनुमोदन हो तो जो कार्यकारिणी अभी चल रही है, जो कार्यकारिणी जहाँ चल रही है, शाखा में चल रही है, प्रांत में चल रही है, अगर आप लोगों का अनुमोदन हो तो यही शाखा को किसी दिक्कत आ रही है कि जो हमारा रजिस्टर्ड बाई इलाज है उसमें सिर्फ 5,000 रुपए तक का मतलब उसमें है। अब 5,000 रुपए में तो यार कुछ भी नहीं हो पाता। मेरा ये कहना है कि आप प्रांतीय कार्यकारिणी को अधिकार दो कि वो खर्च का अनुमान लगा के जो खर्च का अनुमानित खर्च है उसका अनुमोदन करें और उसके आधार पर उस पर उसे खर्च करने की छूट हो। और दूसरा शाखा वालों को भी अगर कोई बड़ा खर्चा आता है जैसे अधिवेशन कर रहे हैं तो वो सिर्फ कम से कम एक बजट, बाकी आपका रूटीन का जो खर्च है 10-20-25 हजार का उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई आप 1,00,000-2 लाख का या बड़ा खर्च कोई कर रहे हो तो उसमें कम से कम प्रांतीय कार्यकारिणी को एक सूचना दे दो या उनसे एक अनुमोदन मान लो कि भाई हमारा यार इस खर्च में इसमें हम ये कर रहे हैं, इसमें हमारा 50,000 खर्च हो रहा है, इसमें 1 लाख हो रहा है, तो आप सिर्फ हमको सूचना दे दो कि भाई अपन अनुमोदन लेते हैं ना, ऑफिस में सब काम किए हुए हैं तो अपने हर अथॉरिटी से अपन उसमें अप्रूवल लेते हैं। तो ऐसे अप्रूवल आप लोग भी मतलब उसमें मैं नियम और बना दूंगा तो ऐसे अप्रूवल लेने का भी उसमें प्रावधान रखा जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया उसको भी आप मतलब अप्रूव करने की कोशिश करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा तो कुछ है नहीं, ये 3 ऐसी संकट आ रहा था कि एक तो पैसे के मामले में ये हो रहा था कि भाई लिमिट मतलब कुछ ऐसी थी कि ऑनलाइन भी पेमेंट नहीं हो पा रहा था। अभी भी हम लोग क्या करते हैं कि भाई या तो अपनी जेब से खर्च करें, बाद में उसमें उससे निकालें। बैंक अकाउंट हमारे ज्यादातर शाखा में हो गए हैं और बाकी जो शाखा नहीं है वहां भी बैंक अकाउंट खोला जाएगा। और एक शाखा वालों से मैं निवेदन करता हूँ कि भाई हिसाब किताब यार सही रखना। सही का मतलब ये है कि हिसाब किताब प्रॉपर रखना। साल में एक बार आपको प्रांतीय शाखा को हिसाब भेजना पड़ेगा कि कितना पैसा आपके पास आया और कितना पैसा आपने कहां किस किस मद में खर्च किया। साल में एक बार प्रांतीय शाखा को हिसाब देना पड़ेगा। आपके बैंक अकाउंट में साल के पहले महीने में कितना पैसा था और जब आपने क्लोज किया तो कितना पैसा है उसका बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। इनको लेके हम एक कंसोलिडेटेड बनाते हैं, पूरा हिसाब बनाएंगे पूरी शाखाओं का और वो शाखाओं का पूरा हिसाब हमारा हिसाब मिला के सीए से ऑडिट होता है और फिर गवर्नमेंट को हम सबमिट करते हैं। तो इसलिए शाखाओं का हिसाब भी कैश बुक बनाना, सिंपल कैश बुक मतलब बहुत ज्यादा ऐसा उसमें कुछ नहीं है। एक तरफ आपको कितना पैसा मिलते जा रहा है उसका हिसाब रखो और कितना आप खर्च करते जा रहे हो उसका हिसाब रखो। तो कृपया शाखा वाले, शाखा के अध्यक्ष, शाखा के सचिव और शाखा के कोषाध्यक्ष, ये 3 लोगों की जिम्मेदारी है कि वो शाखा का संचालन अच्छी तरह से तो करें ही करें। उसके लिए वित्तीय पत्रक भी आप अपने तरफ से जो भी है आपका कैश बुक है, खासकर क्या होता है काजल की कोठरी है भैया, आप कितने ईमानदारी से करोगे। भगवान पे भी उंगली उठ गई थी, राम भगवान को भी नहीं छोड़ा था, कृष्ण भगवान को भी नहीं छोड़ा था, तो अपन तो इंसान है। पैसा हमारे ऊपर बहुत से आरोप लगे, आज भी लगाते हैं कि गुप्ता जी ने तो यार इतना पैसा ले लिया। हमने आपसे लिया केस के नाम से पैसा, केस लगाया, 3,000 रुपए आपसे लिया, 500 रुपए सदस्यता हो गई, 1,000 रुपए सदस्यता हो गई, 2,000 रुपए वकील को दिए, 1,500 रुपए बचा। मानते हैं 1,500 बचा, वही 1,500 रुपए करके 25 लाख जमा है और वही 25 लाख से में ये खर्च हो रहा है और बाकी खर्च
अब आपसे हम तब तक पैसा नहीं मांगेंगे। आज भी हमने मना कर दिया, 2-4 लोगों ने बोला कि पैसा हमने कर नहीं। आज के डेट में पैसा हमारी जेब से जाएगा, पैसा हम लेंगे नहीं। तो जब हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी, आज मेरे को देख के विश्वास है कि जब हमारा संगठन या मेरा मैसेज जाएगा कि भाई लोग हमको अनुदान दो, 1000 रुपए भेजो, 1000 आदमी भेज देगा, 1000 रुपए, पैसे की कमी नहीं। तो पैसा मेरे पास है या आपका पैसा आपके जेब में है? मेरी पैसा है और मेरा पैसा आपका है, आपका मेरा है। तेरा तुझ पे अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये बात बढ़ा दे, ठीक है, थोड़ा सा बांट देते हैं, बैठिए आप। तीन 4 किताब 3 ये